हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एटम एंड न्यूक्लियाई जो हम लोग का फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था, उसमें हम लोग न्यूक्लियाई में यानी कि नाभिक में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है न्यूक्लियस की वो देख चुके थे। और न्यूक्लियस से आगे बढ़ने के बाद जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, जैसे बाइंडिंग एनर्जी थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, मास डिफेक्ट था, या फिर डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियर फिशन था, न्यूक्लियर फ्यूज़न था, उन दोनों में क्या डिफरेंस था, साथ में रेडियो एक्टिविटी में, और अगर कंपैरिजन करें हम न्यूक्लियर फिशन में तो क्या क्या चीज़ें अलग अलग आ रही थी वो हम देख चुके थे। लास्ट क्लास में हमने जो स्विच किया था वो टॉपिक था हम लोग का रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो धार्मिता, एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी पदार्थ की जिस प्रॉपर्टी के तहत वो करता क्या है। तो सर एक चीज है स्टेबल और एक है अनस्टेबल। तो आपने ही बताया था कि एन अपॉन पी जो है, यदि वो 1 की रेंज में हो या 1 से कुछ ज़्यादा हो तो वो चीज़ें जो वो पदार्थ है वो क्या होते हैं, स्टेबल। लेकिन अगर अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1.5 हो, बेसिकली तो 1.2 तक में भी रेडियो एक्टिव होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1.2 से ज़्यादा अगर रेशियो हो तो उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में डालते हैं। अब इस फिनोमेना को किसने शो किया था या किसने ऑब्जर्व किया था, तो सोचो उसके लिए ना नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना। जैसे यूरेनियम था, और मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम के बाद मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम नाम की भी खोज कर दी थी, है ना। पिच ब्लेंड लिया था, कोल तार जैसा था, और फर्दर उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें करने के बाद बहुत थोड़ा सा रेडियम उन्होंने निकाला और देखा कि वो कितने गुना 10 लाख गुना ज़्यादा सही है, अच्छा है, किससे, यूरेनियम से, है ना। तो जो रेडियो एक्टिविटा था उसकी बेसिक्स जो है वो, फिर भाई स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अलग अलग रेज निकाल लेंगे, जैसे अल्फा कण बोल रहे थे, बीटा कण बोल रहे थे, और गामा किरण बोल रहे थे, है ना। तो जब ये निकालेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी। तो उन्हीं के जो प्रोसेस में हमने फीचर्स देखे थे ना, उन फीचर्स तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो उसके आगे आज हम बढ़ते हैं और रेडियो एक्टिविटी की जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है आज वो हम लोग पूरी समझेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सर मान लो ये लेड यानी शीशा का एक मेरे पास कोई पात्र था, उसी में मैंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया, और सर यहां पर ये चेक करने के लिए कि क्या ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से अपना विचलन दर्शाते हैं, भाई विक्षेपित होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो हमने आपको बताया कि सर ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आराम से अल्फा बीटा और गामा किरणों को निकालेंगे। अब मान लो हमने यहाँ 2 प्लेटें ली हैं, और यहाँ पर क्या ले लिया, मान लो प्लस, और यहाँ पर क्या ले लिया, माइनस, ठीक। और इससे तो स्पॉन्टेनियस लगातार स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए किरण निकल रही हैं। तो अगर हमने देखा तो पाया था कि जो अल्फा कण है, जो बीटा कण है ना, और जो गामा है ना, जो गामा है, उनको अगर देखा तो सर गामा तो बिल्कुल सीधे बिना किसी टाइप से विचलित हुए निकल जाते थे, ठीक। फिर अल्फा की बात करें तो अल्फा जो है वो कहाँ जाता था, तो वो जाता था सर नेगेटिव की ओर। कहाँ जाता था, नेगेटिव की ओर। और अगर बीटा की बात करें तो वो बीटा कहाँ जाता था, पॉजिटिव की ओर। कहाँ जाता था, पॉजिटिव की ओर। तो यहां से एक चीज हम ये डिसाइड करने में सफल हुए कि ये जो है ये क्या है, बीटा का, ये जो है ये क्या है, अल्फा का। और इधर ये जो बिना किसी मुंह विक्षेप के सीधे निकल जाने वाला, तो ये क्या है, गामा
रे या इसी को बोलते हैं गामा किरण। तो इस डायग्राम से ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई अल्फा नेगेटिव की ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब अल्फा की जो पोलरिटी है वो क्या है, पॉजिटिव, धनावेशित कण है। अच्छा, जो बीटा है वो धन प्लेट की ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब बीटा की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऋणात्मक। और बताओ, ना ये प्लस और ना ये माइनस से विचलित हो रहा है, सीधा निकल जा रहा है। तो ये गामा क्या हुआ, आवेशहीन, किसी टाइप का कोई भी आवेश इस पर नहीं है। ठीक, तो यहीं पर मैंने आपसे कहा था छोटी छोटी सी ये प्रॉपर्टी है, 1, 2 और 3, 4th, 5th और ये 6th। ठीक, सबसे पहले इन्हीं जो रेडिएशन जो निकाल रहे हैं उन्हीं में अगर मैंने अल्फा कण को लिया तो सबसे पहले आप बताओगे भैया ये क्या है, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव, ठीक है, धनावेश। फिर आप कहोगे सर हीलियम का क्या है, ये नाभिक। मतलब अगर मैं कहूं 2He4 तो सर नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो आप कहोगे सर ये है हीलियम का न्यूक्लियस। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा इस पर आवेश होता कितना है, तो आप कहोगे सर यही तो है प्रोटॉनों की संख्या। और बताओ अगर प्रोटॉन यहां पर 2 है तो आप मुझे बताओ 2 ये हुआ और E बेसिकली 1.6 और 10⁻⁻19 होता है, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इस पर चार्ज हो गया। चलो, तो भाई मान लो ये चार्ज जो था ये आ गया कितना, 3.2 10⁻⁻19। ठीक, अच्छा अब मास की बात करो, आप कहोगे सर ये है 4, और अगर इधर बात करो तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है ना प्रोटॉन का, तो उसका कितना गुना, 4 गुना। तो मास यहां ले लिया और वो आया 4 टाइम्स 1.66 इंटू 10⁻⁻27। शॉर्ट में मैं सीधा लिख रहा हूं 6.4 10⁻⁻20। ठीक, फिर सर वेलोसिटी की बात आई थी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था c का 1/10 यानी कि 3 इंटू 10⁸ जो होता है उसका 1/10 यानी कि ऐसे होता। ठीक, फिर बताया था कि सर ये जो विक्षेपित होती हैं, तो देखो डायग्राम से देख के मुझे बताओ ये ज्यादा विक्षेपित हो रही है या ये ज्यादा, ये तो देखो तुरंत ही यहां विक्षेप कर रही है, इसका मतलब हल्की है, और ये थोड़ा देर में विक्षेप कर रही है मतलब भारी। तो इनका जो विक्षेप है ना, इनका जो डिफ्लेक्शन है वो बीटा से क्या होता है, कम, क्या होता है, कम। अच्छा, अब मास से कोरिलेट करो तो मास इनका क्या होता है, ज्यादा। अगर मास इनका ज्यादा होता है तो मुझे बताओ अगर गैस में हम इनको प्रभावित कर दें और गैस के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका आयनाइजेशन हो जाए, गैस के परमाणु को छोड़ के आयनाइज हो जाए यदि इलेक्ट्रॉन, तो इसकी आयनाइजेशन पावर अच्छी होगी कि कम, मास ज़्यादा है, गैस में ज़्यादा देर तक रुकेंगे, अन्य की अपेक्षा यानी बीटा और गामा की अपेक्षा वेलोसिटी भी इनकी क्या है, कम। तो वेलोसिटी जब कम है तो काफ़ी देर तक गैस में रुकेंगे, और अगर गैस में रुकेंगे तो गैस के जो परमाणु हैं उनको आयनित कर देंगे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनीकरण। तो आयनन जो क्षमता है ना वो क्या हो जाएगी इनकी, ज़्यादा। एग्री, किस से, बीटा और गामा से। अच्छा, अगर इनकी आयनन क्षमता ज़्यादा है तो मुझे बताओ पेनिट्रेशन जो पावर है वो क्या होगी, भाई वेलोसिटी कम है ना, रुकते ये ज़्यादा है, मास भी इनका ज़्यादा है, तो पेनिट्रेशन कम होगा, कम भेद पाएंगी। अच्छा, और कम भेद पाएंगी तो जो डेटा आता है वो 1.1 mm एल्यूमिनियम की अगर कोई हम चादर ले लें केवल उसको ही ये भेद पाएंगे। ठीक, फिर बेसिक सी वही भाई फोटोग्राफिक प्लेट है उसको ये प्रभावित करती हैं कम। ठीक, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं बीटा और गामा से कम। फिर सर जिंक सल्फाइड होता है उस पर ये फ्लोरोसेंस
प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, है ना। फिर इनके पास हीटिंग चीज होती है, शरीर पर पड़ती हैं तो उस चीज को झुलसा देती हैं, बहुत सारी ये चीजें थी। ठीक, तो अल्फा से आप बीटा को आराम से पता कर सकते हो कि भाई बीटा, तो आप कहोगे तीव्र वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन है ना। और बताओ अगर इलेक्ट्रॉन है तो मुझे मास बताओ, जैसे ये -1 e0, तो इलेक्ट्रॉन का तो आप मास जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31। एग्री। अच्छा, आप मुझे बताओ क्या आवेश, आप कहोगे 1.6 10⁻⁻19। ठीक है। फिर सर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 1% से लेकर 99% तक प्रकाश की कुछ भी हो सकती है, किस में, बीटा कणों में। ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो किससे, अल्फा से ज्यादा। अब बताओ, देखो ये तो तुरंत मोड़ रहा है, मतलब जो इनका विक्षेपण है, इनका विचलित होना है, वो अल्फा से क्या है, ज्यादा है। ठीक। फिर बात करो कंपेरेबल जो है ना, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो मास लेंगे या जो फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर m0 अंडर रूट में 1 माइनस v²/c²। अब अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के ही बराबर हो जाए तो वो रिलेटिविटी वाली चीज m जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन कंपेरेबल है किससे, c से, तो बताओ लगातार मास इसका क्या बढ़ता जाएगा, है ना। ये रेस्ट मास है, और अगर इसमें किसी का गुणा होता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यही जो प्रॉपर्टी है इनकी है। अब जो आयनन क्षमता है, आयनाइजेशन एनर्जी है या कह लो पावर है, वो देखो वेलोसिटी ज्यादा देर तक तो रुक नहीं पाएंगी, तो अल्फा से कम आयनाइजेशन होगा। ठीक। अच्छा, पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेशन अल्फा से क्या होगा, ज्यादा। ठीक। अब मैंने बताया था अगर ये 1 है तो 1 होता है 100, इसको बीटा, और ये 10,000 गुना। ठीक है। तो इनकी जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा। फिर ये भी फ्लोरेसेंस दर्शाती हैं जिंक सल्फाइड की प्लेट पर। तो ये प्रोसेस या ये प्रॉपर्टी है अल्फा, बीटा और गामा की। कभी कभार वो पूछ लेता है, जैसे एक आध बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो क्रॉम्पटन इफेक्ट है, क्रॉम्पटन, ठीक, या जो जीमन इफेक्ट है, या आपने पढ़ा है अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाली कौन सी रेज हैं, क्या अल्फा उत्तरदायी है, क्या बीटा रिस्पॉन्सिबल है, क्या गामा। तो हर जगह जो यूज है वो गामा का ही है। हम फोटोन ही तो गिरा रहे थे मेटल की प्लेट पर, और जीमन इफेक्ट या क्रॉम्पटन इफेक्ट में भी जो यूज कर रहे थे वो क्या यूज कर रहे थे, गामा फोटोन, है ना। तो जो ये इफेक्ट है इनमें हम किन का यूज करेंगे, गामा का। ठीक। अगर वो पूछ ले कि जो गामा है वो किन की भांति काम करती हैं या बिहेवियर है, तो देखो जो एक्सरे हम लोग पढ़ते थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में, उन्हीं के जैसे ये भी होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, गामा। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी प्रॉपर्टी थी अल्फा, बीटा और गामा की, जो कल भी हमने बहुत लास्ट समय पे हमने ये डिस्कस कर ली थी। ठीक है। अच्छा, अब देखो हमको 2-4 चीजें पहले ये पढ़नी है। देखो कि जैसे अल्फा कण निकल गया, अच्छा बीटा कण निकला, ठीक है, निकल गया, और गामा कण भी निकला, चलो निकल जाने दो। तो आपको इतना पता होना चाहिए, अल्फा 2He4, बीटा कह दोगे -1E0, बीटा ये माइनस तो ये प्लस, कहोगे +1E0, प्रोटियम आप जानते हो 1H1। ठीक। तो अगर किसी भी पदार्थ जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है उससे अगर अल्फा कण निकलता है, तो आपने जैसे कह दिया, लो मान लो कोई भी ले लो, ये ले लो यूरेनियम, ठीक है, और इससे क्या निकल गया, अल्फा कण। तो देखो जो ये जो एटॉमिक वेट है ना, या एटॉमिक नंबर है,
उसमें जो कमी होती है वो कितने की होती है, 2 की। और ये जो मास नंबर है या जो एटॉमिक वेट है इसमें कितने की कमी होती है, 4 की। आप मुझे बताओ, अगर यहां से 4 में कम करूं तो मुझे बताओ ये हुआ U 231 और इधर कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जब बीटा कण निकलता है तो बीटा कण में जैसे मान लो कुछ भी ले लो इसको ले लो तो थ्योरियम ले लो, ठीक है। मान लो ये थ्योरियम हो गया, ठीक। मान लो ये 90 था और ये मान लो 231 था, इससे बीटा निकला, ठीक। तो बीटा यदि निकलता है तो जो यहां कोई एलिमेंट आएगा और साथ में जो होगा, तो ये जो एलिमेंट है ना उसके लिए जो एटॉमिक ये जो नंबर है वो एक बढ़ जाता है, जबकि ऊपर जो मास नंबर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। और अगर बात करो गामा की, तो सर ये तो एनर्जी है, पहली बात। और एनर्जी अगर हम गामा की बात करें तो वही एच न्यू से, और बात करें एच सी अपॉन लेमडा से। तो अगर गामा का लेमडा कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और लेमडा यदि ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, ठीक। लेकिन ना एटॉमिक वेट और ना एटॉमिक नंबर पर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, कब, जब रेडिएशन के तहत क्या निकलता है, गामा, ठीक है। अब जो रेडियो एक्टिव फिनोमेना है उसमें ये जरूरी नहीं है कि कब अल्फा निकले और कब बीटा निकले। अल्फा के बाद हो सकता है फिर अल्फा निकल जाए, या बीटा की बाद हो सकता है कि अल्फा निकल जाए। मतलब कोई निश्चित पैटर्न नहीं है रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना में किसका निकलने का, सीक्वेंस अल्फा बीटा और गामा स्पॉन्टेनियस है, मैन मेड। हम लोग किसी भी प्रोसेस के थ्रू इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल जो रिएक्शंस है उसमें जो एनर्जी की नीड है मान लो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन अगर बात करो यहाँ पर तो न्यूक्लियस वाली चीज है, और यहाँ पर जो एनर्जी की नीड होती है वो कितने में निकलती है, मिलियन। तो संभव नहीं है क्या मिलियन वाली जो चीज है उसको यहां पर लाके इस प्रोसेस को कंट्रोल करना, ठीक। तो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कंट्रोलेबल भी है और वो अनकंट्रोलेबल भी है, दो चीज, ठीक है। फ्यूजन, मिलना, वहां पर भी बहुत जबरदस्त टेम्परेचर चाहिए था, हम ले नहीं पाएंगे उसको। साथ में सर जो फोर्थ स्टेज है मैटर की, एक को बोलते हैं सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, और फोर्थ जो स्टेट है उसमें ये आयनाइज में रहते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक। तो ये कंडीशन भी हम ला नहीं पाएंगे, यानी जो प्लाज्मा की स्टेट है न्यूक्लियर फ्यूजन में उसको हम जनरेट नहीं कर सकते। काफी हद तक करने की कोशिश की है लेकिन हो नहीं पाती है ना, ठीक। तो चाहे वो फ्यूजन और चाहे वो रेडियो एक्टिविटी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभार बेसिक रूप में कुछ इक्वेशंस देके ये पूछ लिया जाता है कि बताओ अगर कोई एक्स पदार्थ या मैटर है उससे कुछ मान लो बीटा निकलता है या फिर अल्फा निकलता है, तो वो यहां कुछ सीक्वेंस दिए देते हैं और कहते हैं बताओ ये जो ब्लैंक हैं इनमें भरो कि अल्फा निकलेगा कि बीटा प्लस निकलेगा कि गामा निकलेगा, ठीक। तो आप उनको देख के कर लोगे। चलो, फिर ये पूछा जाता है कि कितने अल्फा कण निकलेंगे और कितने बीटा कण निकलेंगे, ठीक। जैसे यहां से और यहां तक एक फाइनल में एलिमेंट दिया है, तो वो कहता है अगर ट्रांजिशन हो रहा है किसी एक एलिमेंट का दूसरे में तो नंबर ऑफ अल्फा बताओ और नंबर ऑफ बीटा बताओ, ठीक। उसको हम यहां लिखते हैं एक क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। जैसे देखो आपसे उसने मान लो सीधा कह दिया, क्या कहा, 90 280 166, 90 200, और ये था 80 और ये था 168,
ठीक, और ये ले लो x और ये ले लो y। ठीक, अब कोई देखो प्रोसेस हुई होगी, उस प्रोसेस में देखो ये वेट भी चेंज हो रहा और ये देखो मास भी चेंज हो रहा है ना। तो सॉरी, ये एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा और ये एटॉमिक वेट चेंज हो रहा। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा हो रहा तो आप मुझे बताओ कि जब मास नंबर चेंज होता है तो अल्फा कण में कितने की कमी होती है? 4 की। और बताओ यहाँ पर अल्फा जब निकलता है तो मास में 4 और जो एटॉमिक नंबर है उसमें कितने की कमी होती है? 2। सपोज कर लो, आप सोचो, देखो बीटा जब निकलता है तो बीटा में क्या मास नंबर में कोई चेंज होता है? नहीं होता। लेकिन अल्फा कण में तो होता है। तो मुझे बताओ, अगर ये 200 से 168 गया तो कितने की कमी हो गई? आप कहोगे सर सीधी 32 की। और अगर एक अल्फा निकलता है तो 4 लेता है, तो बताओ अल्फा कण कितने निकले होंगे? 7। एग्री? चलो भैया 7 हो गए। लेकिन जब अल्फा निकाले होंगे आपने 7, 7 अल्फा जब निकाले होंगे तो उसने ये एटॉमिक नंबर में भी तो कमी की होगी। बताओ 7 के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 14। तो अगर 90 में से मैं 14 कम करता हूँ, 90 में से 14 कम करता हूँ तो कितना आता है? 90 में से 14 तो 7 दूनी 14, कम करो कितना आ जाएगा? 76। सही है ना? 76। अब लेकिन यहाँ है कितना? 80। तो बताओ फर्दर गामा से तो कोई चीज़ें क्लियर, मतलब ये नहीं होती ना, कोई प्रभाव गामा से तो पड़ता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 76 आ गया। अब कितना मैं और निकाल दूं? अल्फा का काम तो खत्म। अब बीटा कितना? 1। तो यहाँ 1 बढ़ेगा, 2, 3 और 4। तो बताओ 7 अल्फा और 4 बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये तो नॉर्मल था। कभी वो फॉर्मूला लगाने के लिए बोलता है आपसे कि नंबर ऑफ अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप निकाल लो। ठीक, तो देखो उतना टाइम किलिंग ये है नहीं, आप यहां से भी आराम से निकाल सकते हो, तो आप निकाल लेना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकना। कितना आया था उसका? 6 आया था कि 4 आया था? देखो ये था ना, 7 को कम किया था तो 14 अगर कम होगा तो 16 आएगा ना। 1 मिनट रुकना। 8 को कम किया था, ठीक है, 16। देख लेना जरा, 90 ये था, 200 ये था, और इधर कितना था? 80 और 168। इस 80 और 168, तो यहाँ तो देखो 32 था ना, 4 का भाग तो 8 निकला था ना, और 16 अगर ये ले लेगा तो सॉरी यहाँ पे 74 बचेगा। 74 में कितना जोड़ोगे? 6। ठीक है, तो जो बीटा आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, चलो। ठीक, अब देखो इसी के आगे हम एक आध आपका ये ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो अच्छा, ये देखो, देखो अल्फा बीटा गामा, इनकी एनर्जी सेम है। वो कह रहा है आप किसी भी मीडियम में इनकी जो पेनिट्रेशन ट्रेशन जो पावर है वो बताओ। बताओ पेनिट्रेट कम कौन कर पाता है? अल्फा, उसके बाद बीटा, और सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो किसकी होती है? गामा की। तो बताओ बढ़ता क्रम क्या है? अल्फा बीटा गामा। ठीक, देखो शुद्ध थ्योरी पूछ डाला वो, है ना। हम्म,
देखो ये प्रोसेस है, कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी है, ठीक। और कह रहा है इस प्रोसेस को आप देखो और ये बताओ कि देखो यहाँ x चेंज हो रहा है b में, फिर b चेंज हो रहा है c में, और c चेंज हो रहा है d में। और ध्यान से देखो तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर हम केवल एटॉमिक नंबर चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर चेंज कर रहे हैं। और कोई एलिमेंट है x, है ना, ये, ठीक है, ये x जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? d में। तो ये जो यहाँ प्रोसेस है, यहाँ प्रोसेस और यहाँ, इनमें क्या क्या निकलेगा? अच्छा आप मुझे सोच के बताओ। देखो आपने क्या पढ़ा है? अल्फा कण, बीटा कण और गामा रे, यही तो पढ़ा। अल्फा में तो क्रमांक में 4 की कमी होती और बीटा में 1 की वृद्धि होती। लेकिन मुझे आप बताओ, यहां पर देखो ये है एटॉमिक नंबर और उसमें तो देखो ये डिक्रीमेंट हो रहा, कितने का? 1 का। तो मैंने आपको बताया ये है बीटा -1, बीटा 0, और ये है प्लस में, है ना, इसको लेते हो। एक है इलेक्ट्रॉन और एक है पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर यहां पर ये जब आता है बीटा प्लस, तब बताओ कमी होगी? होगी ना, क्योंकि भैया इनको हमको जो है वो मैनेज करके चलना है ना। जैसे मैंने कल डिफरेंस बताया था, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में और एक केमिकल रिएक्शन में। तो वही है कि ये जो चीज है ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसका मतलब 1 की कमी। तो बताओ क्या बीटा माइनस होगा? नहीं होगा। अल्फा तो संभव नहीं, अल्फा तो संभव नहीं। तो बताओ सीधा फॉर्मूला ही जो आया या आंसर ही जो आया वो किसके चीज में आया? बीटा प्लस। देख लो 1 की कमी। अब बताओ फिर क्या निकला? अल्फा। और अल्फा निकलने पर कितने की कमी होती है? 2 की। किस में? एटॉमिक नंबर में। तो बताओ Z-1 में फिर से 2 की कमी कर दो तो Z-3। एग्री? अब बताओ ये Z-3 था, Z-2 मतलब 1 का इजाफा, तो अब क्या निकला होगा? बीटा माइनस। क्या निकला होगा? बीटा माइनस। तो देखो पहले बीटा प्लस, फिर अल्फा और फिर बीटा माइनस। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। देखो ये सीरीज है और देखो ये आपके मेडिकल में आया है, ठीक है। चलो ठीक, बाकी आप ग्रुप पे हम भेज देंगे छोटू छोटू टाइप के क्वेश्चन, उनको आप कर लेना। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पर। देखो जिस टॉपिक का नाम है, देखो सोडी और फैजान रूल, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो भाई अल्फा बीटा निकालने का जो रीज़न है वो स्टेबिलिटी को गेन करना है, पहली चीज़। तो जो सोडी या जो फजान्स थे उन्होंने एक रूल दिया कि भाई किसी भी इंस्टांस पर, किसी भी क्षण पर अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो अल्फा बीटा को निकालता है, तो बताओ क्षय हो रहा, मतलब 100 से 50 या 50 से 25 ऐसे हो रहा, तो क्षय हो रहा। तो बताओ वो ये कहते हैं कि जो रूल है जो रेडियो एक्टिविटी में यूज होगा उसके हिसाब से किसी भी इंस्टांस पर जो डिक्रीमेंट होता है, मतलब d/dt(n), मतलब ये किसी भी इंस्टांस पर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसमें जो बची हुई मात्रा है वो है। तो ये dN/dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? उस इंस्टांस पर जो मात्रा बची है उसके, अमाउंट जो बचा है उसके, ठीक। अच्छा अब जब इसको आप हटाओगे तो देखो यहाँ dN और ये dt, और इसको हटाकर एक कांस्टेंट लगाओगे जिसको बोलते हैं हम डिके कांस्टेंट, क्षय नियतांक, ठीक। अच्छा अब मुझे बताओ, देखो यहां आप dn और n ले लो और यहां लैम्डा dt ले लो, ठीक। अब दो दो चीजें देखो यहां पर है, dn है और dt है।
तो क्या मैं इनिशियल और फाइनल लिमिट रखने के बाद इंटीग्रेशन की हेल्प ले लूँ? तो अगर मैंने इनिशियल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो कितना था, एन नॉट, और जो बाद में बचा वो कितना हो गया, एन। बताओ समय शुरू कहाँ से हुआ, जीरो, और जिस समय मैं मीजर कर रहा हूं उस एलिमेंट को वो कितना हो गया, टी। अच्छा मुझे बताओ डी एन अपॉन एन, डी एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स होता है, तो मैंने इसको ये लिख दिया लॉग, ठीक है, और क्या लिख दिया, एन। लिमिट कितनी सर, पहले एन नॉट बाद में एन, बराबर माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, लैम्डा को भी बाहर निकाल दिया, डी टी जो है उसका जो हम लोग इनिशियल और फाइनल वैल्यू रखेंगे वो जीरो से टी होगी। अच्छा लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट बराबर माइनस के लैम्डा टी, एम अपॉन एन की प्रॉपर्टी लगा दूं जो लॉग की प्रॉपर्टी है, एन अपॉन एन नॉट, ठीक है, टू द बेस ई, ये माइनस के लैम्डा टी, एग्री। अच्छा फिर से एक प्रॉपर्टी आएगी, ये जो पावर है ये जो है ना ई, ये इसको पावर के रूप में लेता है, बताओ एन अपॉन एन नॉट बराबर ई की पावर माइनस लैम्डा टी आया। और अगर यहां से फिर देखो तो एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, ठीक है। तो देखो ये एक हमको फॉर्मूला मिल गया कि किसी भी इंस्टांस पर जो बची हुई मात्रा है, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो एन इनिशियल एन नॉट और साथ में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के लैम्डा इंटू टी होता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा इसका जो ग्राफ जाएगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो इस फॉर्मूले को पहले अभी आप याद रखो, ठीक। अच्छा अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं एन बराबर एन नॉट ई टू पावर माइनस के लैम्डा टी इसमें पुट करता हूं, किसको, टी बराबर वन अपॉन लैम्डा को, तो मुझे बताओ एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा और वन अपॉन लैम्डा, इससे इसको आपने हटाया तो बताओ एन बराबर एन नॉट और ओवर में ई की पावर माइनस वन, नीचे ई हो जाएगा ना, होगा। और बताओ यही एन नॉट रहे नॉर्मल और इसको लेते हो 2.6 समथिंग, ठीक। तो जब इसका तुम भाग करोगे, ध्यान देना, इसका जब तुम भाग करोगे तो एन ओवर एन नॉट, ठीक है, ये है ओरिजिनल और ये है बची हुई, तो उनका जो रेशियो आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये 5 और ये 13 के लगभग, है ना, ठीक। और इधर अगर पॉइंट लगा के 0 लगाओ तो देखो इसकी जो वैल्यू है, कहाँ चला गया, 2.7 ले लो इसको, चाहे इधर 5 से बड़ा रहता, तो एन 1/2.7, जब इसको हटाओगे तो यहाँ बढ़ाओगे तो ये आता कितना है, तो पॉइंट के 368, मतलब ये जो एन है ना वो पॉइंट के 368 टाइम्स एन नॉट होता है, ठीक। ये बताया क्यों, क्योंकि अभी हम जब मीन जो लाइफ निकालेंगे या मीन टाइम निकालेंगे उसमें इसका यूज होगा, है ना, इस वजह से मैंने यहां इतना निकाल दिया, ठीक है। अच्छा अब एक टर्म आता है जिस टर्म को हम बोलते हैं सर हाफ लाइफ, क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो आपने बोर्ड में पढ़ा होगा कि हाफ लाइफ क्या है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी ओरिजिनल मात्रा का आधा आधा खत्म यानी आधा बचा हुआ जितने समय में होता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। और हम जब भी डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो समय लेंगे वो क्या लेंगे, हाफ लाइफ का, ठीक है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि यूरेनियम की हाफ लाइफ 50 दिन है और मैंने इनिशियल में 200 किलो यूरेनियम लिया,
तो आप कहोगे 50 दिन में ये जो यूरेनियम है ये 200 का आधा यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमको जो निकालना है पहले वो ये निकालना है कि n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। यहाँ पर अगर मैं n नॉट जो कि ओरिजिनल मटेरियल है यूरेनियम या थोरियम या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो बताओ n जो बचा हुआ है वो कितना है। हमने n नॉट लिया था, आधा ही तो बचा रहा, ये रिमेनिंग पोर्शन है, तो ये क्या n नॉट बाई 2 लिख दूं मैं, क्या इसको n नॉट लिख दूं और e की पावर माइनस के लैम्डा टी कर दूं। इससे अगर मैंने इसको हटाया तो बताओ 1/2 बराबर e की पावर माइनस के लैम्डा टी हुआ। और देखो ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको पलट दूं तो e की पावर लैम्डा टी बराबर क्या मैं 2 लिख दूं। और सर ये जो समय है ना ये इनिशियल का आधा हो रहा, तो क्या मैं इसको t/2 लिख दूं। तो बताओ लैम्डा टी हाफ बराबर कितना हुआ 2। अब एक काम करो लॉग ले लो, तो अगर लॉग लिया तो बताओ लैम्डा टी हाफ बराबर लॉग और 2। ठीक है, ये कितना था 0.693 है ना, ई है क्योंकि, तो बताओ टी हाफ कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा आएगा। अब इस फॉर्मूले को भी याद रखना, ठीक है चलो। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला बना अपना n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जहां लैम्डा टी क्या है, तो लैम्डा है डिके कांस्टेंट और टी क्या है कोई भी समय जिस समय में इनिशियल n नॉट किस में आ गया n में, जो कि है रिमेनिंग मात्रा किसकी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। ठीक है, दूसरा टी हाफ के रिस्पेक्ट में, तो टी हाफ जो है वो 0.693 अपॉन लैम्डा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अभी मैंने डिस्कस किया था ना, तो मैंने आपको कहा था कि लैम्डा के रिस्पेक्ट में कुछ आ रहा था ना टी, या अभी उसको रुको देख लेते हैं बाद में। ठीक, अभी पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक चलो, अब देखो मैंने आपसे कहा एक जनरल फॉर्मूला मुझे बनाना है, n बराबर n नोट 1/2 की पावर n, जहां n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। जैसे मैंने आपसे कहा 100 से हो गया 50 यूरेनियम 1 हाफ लाइफ, 50 से हो गया 25 2 हाफ लाइफ, 25 से 12.5 हो गया 3 हाफ लाइफ। तो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है उन्हीं को यहाँ किससे दर्शाया गया है, n से। तो ये जो निकलता है ये ऐसे आप यूनिक वे में समझ लो कि ये लिया था हमने n नॉट, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना बचा n नॉट बाई 2। अब यही तो था, इसका आधा निकल गया तो जो बचा वो कितना आ जाएगा n नॉट बाई 4। फिर ये लिया आधा निकल गया तो कितना बचा सर n नॉट बाई 8। फिर ये लिया आधा निकल गया, कितना बचा, हम रिमेनिंग पोर्शन की ही बात कर रहे हैं और ये बचा n नॉट बाई 16। कैसे आया ये देख लो, देखो n नॉट था उसका आधा गया तो जो बचा तो बताओ कितना बचा n नॉट बाई 2 तो था, आधा निकल गया, देखो n नॉट बाई 4। तो तुम मुझे बताओ 2 और 4 का एलसीएम तो आया 4, 2 n नॉट माइनस के n नॉट, बताओ कितना आया n नॉट बाई 4। यही तो लिखा मैंने, रिमेनिंग अमाउंट यही तो लिखा। अच्छा अब मान लो ये लिया था तो इसका आधा तो गया अगली हाफ लाइफ में, तो बताओ ये लिया था ना मैंने और इसका आधा गया तो कितना n नॉट बाई 8। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ 8 हमने ये लिया, ये 2n नॉट और ये n नॉट, मुझे बताओ n नॉट बाई 8 आ गया। अगर ऐसा आया तो देखो ये है n नॉट बाई 8 और देखो फर्दर ऐसे ही है। तो क्या हम एक जनरल मैटर में बना लें इसको, एक जनरल
सीक्वेंस में इसको बना ले तो मुझे बताओ क्या मैं इनको जो फाइनल रिमेनिंग मात्रा अमाउंट की बच रही है वो क्या एन नॉट 1/2 की पावर एन लिख दूं? ठीक, क्यों? देखो एन बराबर 1 लिखोगे तो देखो 1/2 आ जाएगा, एन नॉट बाई 2। एन बराबर 2 लिखोगे मतलब जो हाफ लाइफ है वो कितनी आ जाएगी? एन नॉट बाई 4। 3 लिखोगे कितनी आ जाएगी? एन नॉट बाई 8। 4 लिखोगे एन नॉट बाई 16। तो यही तो है अमाउंट किसका? रिमेनिंग। ठीक है, किसका? रिमेनिंग। तो यही है एन बराबर एन नॉट 1/2 की पावर एन। ठीक, अच्छा मुझे अब बताओ एक और ये छोटा सा फॉर्मूला है, पूरा समय टी बराबर क्या होता है? एन टी हाफ। ये भी इसी से निकला। ठीक है, जैसे देख के बताओ, सर 100 था और आप कह रहे हो 100 दिन था और आप 25 कह रहे हो। ठीक, तो मुझे बताओ 100 टोटल समय है ना, और जो 25 है वहां तक आने में 100 से पहले 50 n1, 50 से 25 n2 हुआ ना। तो देखो यहां पर देखो 100 से 50 और 50 से 25, देखो यही तो हुआ, एक ही है और एक ही है। रख के देख लो। अच्छा यहाँ कितना रखोगे? 100, और यहाँ कितना आएगा? n, और ये कितना है? 25, ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो t बराबर, कुछ गड़बड़ हो रहा क्या? देखो t बराबर एन टी हाफ। ठीक है, अभी इसका हम लेते हैं सिक्वेंस तो आप कुछ क्लियर हो जाएगा। जनरल में आप ये समझ लो n बराबर एन नॉट 1/2 की पावर n, जहां ये n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, चलो वैसे 100 से 50, 50 से 25, चलो ठीक है। अब ये आया एक और इसमें छोटा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम मीन हाफ लाइफ, है ना। जैसे यूरेनियम था तो यूरेनियम तब तक रेडियो एक्टिव डिके के रूप में आएगा जब तक वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर लेगा, और स्टेबिलिटी गेन कब होगी? जब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस में आ जाएगा? लेड तक आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? लेड तक। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन फिर ये भी उठता है कि जैसे मान लो ये लेड का मैंने एक कोई मटेरियल लिया, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिया, तो आपने जो प्रैक्टिकल किया था ये क्या था? बीटा। क्या था? अल्फा। और ये क्या था? गामा। तो कहां से तीनों मिल गए? आप तो कह रहे हो बीटा कण निकलता, क्रमांक में की वृद्धि, अल्फा कण निकलता है, क्रमांक 2 कम और भार 4 कम। तो होता क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि यूरेनियम जो है वो अल्फा कण निकालने के बाद क्या हो जाए? स्टेबल। जैसे ही ये फर्दर किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हुआ वो फिर से अपनी वैल्यू चेक करेगा n/p, और अगर n/p 1.2 से ज़्यादा हुआ तो फिर से ये रे निकाल लेगा। अब वो पता नहीं कि अल्फा निकलेगी कि बीटा की गामा। इस वजह से हम ऑब्जर्वेशन में हमेशा अल्फा बीटा और गामा को पाते। समझ में आया? ठीक है, तो देखो जो मीन लाइफ है ना, जैसे मान लो यूरेनियम यहां से पहुंचते हुए लो लेड तक पहुंच रहा, तो अलग अलग एलिमेंट बन रहे हैं और अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनकी जो हाफ लाइफ है वो भी अलग अलग है, हाँ या ना। तो देखो जो टोटल जो एलिमेंट बन रहे हैं पूरी फर्दर प्रोसेस में जब तक स्टेबिलिटी गेन ना हो जाए तो उनका जो पूरा टाइम पीरियड है, उनका जो एवरेज है उसी को हम बोलते हैं एवरेज लाइफ। क्या बोलते हैं? एवरेज लाइफ, औसत आयु। और एक्सपेरिमेंटली या कंक्लूड या कह लो कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आता है? 1/λ। क्या आता है? 1/λ। अच्छा अब बताओ, अभी हाल आपको सिखाया
कि ये जो टी हाफ है ना 0.693 अपॉन लैम्डा ये होता है। तो बताओ क्या तुम एवरेज लाइफ में और टी हाफ में रिलेशन बता पाओगे? तो आप कहो एक काम कर लो, टी हाफ लिख दो भैया, ऐसे ही लिख दिया। लैम्डा को इधर ले जाओ पहले, या 1 अपॉन लैम्डा लिखना है ना, तो 1 अपॉन लैम्डा, इसको क्या लिख दो, टी हाफ। ठीक है, इसको ले जाओ 0.693। तो बताओ इसको इसको 1 अपॉन लैम्डा को क्या मैं टी हाफ और पॉइंट में 693 लिख दूं? क्या हुआ, टाउ। तो बताओ टी हाफ कितना हो जाएगा, 0.693 और ये टाउ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, या आप 1 अपॉन लैम्डा को यहां टाउ लिख दो, तो वही सेम चीज आई ना, टाउ और ये 0.693। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताओ टाउ में जब किसी चीज का गुणा हो रहा है तब मिल रहा है क्या मुझे, टी हाफ। क्या मिल रहा है, टी हाफ। तो बताओ टी हाफ जो है वो टाउ से गुणा करने पर मिल रहा है ना, तो यहां से अगर तुम टाउ देख लो केवल, तो वो कितना हो जाएगा, 0.693 और ये टी हाफ। अच्छा, मैं इसको क्या 1/0.7 लिख दूं, टी हाफ लिख दूं, इससे इसको हटा के पॉइंट लगा के 0 काटो। काटो, कितनी बार काटा, 7 एकम, यहाँ लिख लूँ, पॉइंट लिख लूँ, ये 100, ये 7, 7 × 1 = 7। ठीक है, 2 है ना, कितना बचा, 7 × 4 = 28, 1.44 के समथिंग। ठीक है, तो देखो जो आंसर आता है टाउ में और टी हाफ में वो रिलेशन क्या होता है, तो वो रिलेशन आपका आता है हम्म, क्या आता है, तो ये आता है टी बराबर 0.693 इंटू टाउ, या टाउ बराबर 1.4444 और क्या होता है टी। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, जब भी हाफ लाइफ दिया हो तो टी हाफ लेंगे और एवरेज लाइफ दिया हो तो टाउ लेंगे। ठीक है, और जैसा भी हमको क्वेश्चंस होगा उसी के आधार पे हम इनको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो 4 छोटे छोटे से फॉर्मूले मिले। वो फॉर्मूले कहते हैं जब लैम्डा वाली चीज हो तो क्या लगाओ, एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। ठीक है, जब 1/16 32 मतलब 1/2 की पावर कुछ हो तो लगाओ n/2, 1/2 की पावर n। टी हाफ की बात करो 0.693 अपॉन के लैम्डा। टी की बात करो या एवरेज लाइफ की बात करो तो ये टाउ जो आता है वो कितना आता है, 1.443 और ये टी हाफ। ठीक है, एग्री, या आप कह दो टी हाफ बराबर, तो ये तो है ही, टी हाफ बराबर 0.693 तो था ही, और 1/लैम्डा को ही हम क्या बोल रहे थे, टाउ। ठीक है, इतनी चीजें हैं, अब देखो इन्हीं के धड़ाधड़ यूज हैं। ठीक, और आपका एक भी क्वेश्चन इन इक्वेशंस से बाहर नहीं जाएगा, इन सूत्र से बाहर नहीं जाएगा। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं इन्हीं क्वेश्चंस पर। ठीक है, पहले थोड़ी या तो आप प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो आप सीधे अच्छा, कल का ये क्वेश्चन छूट गया था क्या? जो न्यूक्लियर फिजन होता है तो कह रहे हैं जो एनर्जी
निकलती है, उत्पन्न होती है, वो होती है क्यों? आपको मैंने बताया था कि जो फिशन है, उस फिशन में हमने यूरेनियम लिया था ना, तो अगर यूरेनियम मैं लूं तो वो जिसमें टूटता है वो बेरियम और क्रिप्टॉन आते हैं ना। क्या आते हैं? बेरियम और क्रिप्टॉन। अब मुझे बताओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास जो था ना, मास नंबर, उसमें ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था ना, ये यहां आ रहा था यूरेनियम, और बेरियम और क्रिप्टॉन 50 से 80 के बीच में आ रहा था। तो बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन थी बेरियम और क्रिप्टॉन की, वो क्या थी? ज्यादा। क्या थी? ज्यादा। तो वही यहाँ पे अरेंज लिखा हुआ देखो, कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। विघटित भागों में कुल बंधन ऊर्जा पैतृक नाभिक से अलग होती, बिल्कुल होती है। यहाँ जो बाइंडिंग एनर्जी है ना यूरेनियम की, वो यहाँ से कंसीडर कर लो, और साथ में बम्बार्डिंग हम न्यूट्रॉन की करते थे उसकी भी ले लो, तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इससे क्या होती है? कम। क्या होती है? कम। इसी वजह से क्या होती है? बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? जो विघटित भाग है ना, जो एलिमेंट टूट रहे हैं, उनकी जो कुल बंधन ऊर्जा है ना, वो पेरेंट से क्या है? अधिक। पेरेंट से क्या है? अधिक। ठीक है, चलो। ये लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी बता दी थी। ठीक, हम देखो आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। ठीक है, आपके मेडिकल 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, आराम से पढ़ो और आराम से करो। ठीक है, पढ़ लो। हम्म, पढ़ो तो। देखो वो क्या कह रहा, वो कह रहा है हाफ लाइफ है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, वो कितनी है? 20 मिनट। मतलब अगर 20 मिनट अगर उसको रोक लो, मतलब रख दो, तो वो आधा निकल जाएगा। वो कह रहा है द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ हिज इनिशियल वैल्यू। मतलब खुद की 1/16 जब वो होगी तो टाइम बताना है कितना होगा। ठीक, अच्छा मुझे आप बताओ, यहाँ देख लो भाई, अर्धायु कितनी है? 20 मिनट। कितने समय में अपनी प्रारंभिक का 1/6 हो जाएगा? ठीक, तो मुझे आप बताओ, क्या मैं ये n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n जानता हूं? अब वो देखो क्या कह रहा है, कितना हो जाए ड्रॉप्स इनिशियल का? 1/16। तो अगर इनिशियल मैंने n नॉट लिया तो n नॉट का 1/16 ये ड्रॉप हो जाए, तो क्या ये n नॉट 1/2 की पावर n लिख दूं? यही तो है रिमेनिंग। और वो कितना कह रहे हैं? इनिशियल का 1/16। तो इससे पहले इसको काटो, और हमेशा आप n को चेक कर लो। 1/2 की पावर n, 1/2, इसको मैं 4 लिख दूं। बताओ, ये बेस सेम है, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 4 आएगा। और मुझे तो समय चाहिए, तो टोटल समय सर t बराबर, आपने क्या बताया? n t हाफ। n हमने निकाल लिया, कितना आया? 4। और t हाफ क्या दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। हाफ लाइफ कितनी है? 20। कितनी है? 20। तो 20 चौके कितना हुआ? 80। 80 मिनट में वो खुद का 1/16 शेष रह जाएगा। देख लो कैसे। आपने मान लो एक लिया, मान लो वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो 1 kg लिया। फर्स्ट में कितना हो गया सर? आधा। सेकंड में कितना हो गया सर? इसका आधा, 1/4। ठीक है, थर्ड में कितना हो गया? इसका आधा, 1/8। समझ रहे हो ना? इसका आधा करोगे ना, 1/8। और फिर उसका आधा तो कितना हो जाएगा?
1/16। अरे ऐसे देख लो भाई, ये 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 और लास्ट में ये, आधा, इसका आधा, इसका आधा और इसका, देख लो 1 2 3 4, इसलिए n कितना आएगा यहाँ पे 4। बात समझ में आई? ठीक है, बढ़े आगे। लो, ये भी आपका मेडिकल का क्वेश्चन है, ये भी नीट में आया है। देखो नीट में कैलकुलेशन बिल्कुल हल्की रहती है और 50-60 दिन बाद आपका नीट का पेपर है। ठीक, तो हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, 33 साल वाला, 35 साल वाला, और अब उसको सीक्वेंस वाइज लगाने की अब कोशिश करें, है ना। टॉपिक बहुत आगे बढ़ गया, ये लास्ट चल रहा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला, है ना। उसमें भी ट्रांजिस्टर है ही नहीं, मतलब बहुत हल्का वो भी टॉपिक है, क्योंकि जो गेट, एंड गेट है, नॉर गेट है, नैंड गेट है, उसके 3 क्वेश्चन आए थे अभी 2024 में। ठीक, चलो बताओ। देखो देखो कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स। वो कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल बी रिमेन आफ्टर 150 आवर्स वुड बी, मतलब 150 घंटे में कितना जो मटेरियल है वो शेष रह जाएगा, खुद यानी इनिशियल का। ठीक, बताओ। आपसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा आप 3 चीजें पकड़ो। पहली चीज, ओरिजिनल कितना है, हमेशा इसको देखो, इसको बोलते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी, है ना। और अगर मैंने कह दिया कितना विघटित हो गई, तो अगर ये है ओरिजिनल, ये बची है, तो विघटित होने वाली आप n नॉट माइनस n कर दोगे। अच्छा, अगर मैं कह दूं जो बचा हुआ मात्रा है और जो विघटित मात्रा है उनका रेशियो, आप कहोगे बचा ये है, विघटित ये है, उनका रेशियो ये है। मैं कह दूं जो बचा हुआ है वो विघटित का प्रतिशत में, ऐसे कर दो। अब देखो हर क्वेश्चन में मैक्सिमम वाले में आपसे वो रिमेनिंग पोर्शन ही पूछेगा। ठीक, तो यहां देखो, सबसे पहले क्या आपको हाफ लाइफ दी है 100 घंटे, वो कह रहा है 150 घंटे के बाद, यानी टी जो है वो कितना दिया है 150। गलती मत करना, बुक में ऐसे मोटा टी दिया रहता है, इसी को टी हाफ, अरे भाई ये आपको सुटेबल लगेगा। ठीक, तो देखो यहां पर सीधा मैं लिखूं टी बराबर एन टी हाफ। ठीक है, अच्छा बताओ टी कितना है, आप कहोगे 150। एन कितना है भाई मुझे नहीं पता, और टी हाफ कितना है 100। एन की वैल्यू 150/100 आई, इससे इसको हटाओ तो 3/2 दैट इज 1.5 आई, आ गई ना। अब वो बचा हुआ जो मैटर है वो रेशियो या भिन्न में पूछ रहा है ना, तो मुझे बताओ एन बराबर एन नॉट 1/2 की पावर एन होता है, ये इनिशियल है, तो बताओ इनिशियल का 1/2 पावर कितनी कर दूं 1.5। ठीक है, एक्चुअली में ये लिखा क्या है एन नॉट, और 2 की पावर 3/2 ही तो लिखा, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 3 के बाद रूट में ले लूं, मुझे बताओ एन नॉट, और ये 8 की पावर 1/2 हुआ, और क्या मैं इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2√2 लिख दूं। ठीक है, तो मुझे बताओ 150 घंटे के बाद जो ओरिजिनल का, यही तो है ओरिजिनल का, कितना रहा 1/2√2, कितना हुआ 1/2√2, तो जो हमारा आंसर है वो क्या सही हो जाएगा 1/2√2। ये जो दो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल वाले हैं, जहां एन निकाल लो,
एन बराबर एन नॉट की वैल्यू रख दो, ठीक है। अच्छा, अब मान लो वो आपको फंसाए और लैम्डा वाली चीज वो पूछ ले, मतलब ऐसा इनिशियल और फाइनल में कुछ रिलेशन दे कि आपको लैम्डा दिया हो और टी निकालना हो, ऐसा कुछ हो, तो देखो वो भी आपके पूछे गए हैं, है ना। देखो लो, लगातार आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, और कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, ठीक है। अब पढ़ो, फिर इसको करो, दिख रहा, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, करिए। देखो किसी भी इंस्टांस पर, ठीक है, एलिमेंट x1 है और x2 है, उनके रेडियो सक्रिय परमाणुओं की संख्या समान है, मतलब जो दोनों लिए हो ना उनके एन नोट जो है वो समान है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं यदि x1 और x2 का जो डिके कांस्टेंट है वो सीक्वेंस में 10 लेमडा है और लेमडा है, तो वो कह रहे हैं वो टाइम पीरियड बताओ जब उनके परमाणुओं का अनुपात, यानी जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग है, जिसको अपन एन बोलते हैं, उनका जो रेशियो है वो कितना हो, 1/e हो, ठीक है। चलो क्या करें इसमें, सर दिया उन्होंने डीके कांस्टेंट है और ना यहां उन्होंने टाइम पीरियड दिया है और ना उन्होंने हाफ टाइम पीरियड दिया है, अगर ये दोनों ही नहीं दिए तो हमने जो फॉर्मूले अभी तक देखे, एन नॉट 1/2 की पावर एन, क्या वो एप्लीकेबल यहां होंगे, वो तो जाएंगे लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, क्या ये यहां पर यूज हो पाएगा, सर जब डेटा दिया नहीं है तो हम अननोन कहां से निकाल लेंगे, है ना। अननोन तो हम निकालते तब है जब हमको नोन कुछ दिया हो, तो यहां तो केवल मुझे ये पता है इनिशियल सेम थे, एक एक क्लू ले लो और बाद में डीके कांस्टेंट के आधार पर उनको बचा हुआ जो मान हो उसका रेशियो 1/e ले आओ, ठीक है। चलो तो देखो, पहले आपको पहला ही मैंने फॉर्मूला बताया था सोडी फजान वाला, जो कहता है एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, यही तो बताया था, यही टी हाफ रख के वही 0.693 अपॉन लैम्डा निकाला था। अच्छा, अब मुझे बताओ इनिशियल जो है, ये जो एन नॉट है वो दोनों के लिए x1 और x2 के लिए देखो समान है ना, टू एलिमेंट x1 x2 हैव सेम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, है ना। चलो तो एन नॉट तो दोनों के लिए सेम है। अब वो कह क्या रहा है, डिके कांस्टेंट फर्स्ट वाले के लिए है 10 लेमडा और सेकंड के लिए क्या है लेमडा, मान लिया मैंने, मान लिया टी समय बाद, कितने समय बाद, टी समय बाद, ये जो बचता है रिमेनिंग वो होता है एन वन, एन नॉट ई की पावर माइनस डिके कांस्टेंट कितना है 10 लेमडा टी, मान लो दूसरा वाला एन टू, एक्स टू जो है वो एन टू है ना, उसके लिए इनिशियल तो ये है ई माइनस लेमडा, उसके लिए लेमडा कितना है लेमडा, और कितने समय बाद, टी समय बाद, है ना। इंस्टांस पूछ रहा है ना, मतलब दोनों का जो समय है उस समय पर इनकी जो बची मात्रा है उसका रेशियो, तो देखो अगर ऐसे करके मैं इसको भाग दूं तो n1/n2, यही तो वो कह रहा है कितना हो ई, एन नॉट ई की पावर माइनस 10 लेमडा टी, और ये माइनस ऊपर जाएगा, समझ रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अरे भाई ये इससे इसको काट दो, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा मैं इसको ले जाऊं ऊपर तो ई की पावर -1 कर दूं, 10 लेमडा टी प्लस के लेमडा टी,
ठीक, अच्छा ये पावर माइनस का हो जाएगा तो ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, ई की पावर माइनस के 1। अब देखो पावर की ही तुलना कर लो यार, तो बताओ 9, देखो क्या हो जाएगा ये 9 लैम्डा टी बराबर कितना हो जाएगा 1। मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना है टी, तो टी निकाल लो। टी बराबर क्या हो जाएगा 1/9 लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो जहां जैसी सिचुएशन हो हम उस हिसाब से मेंटेन कर लेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग के पिछली क्लास के आ रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स में क्या सही है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है ना, अट्रैक्शन होता है, जब नाभिक बड़ा हो जाता है तो रिपल्सन होता है। वही सिचुएशन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाली। तो वो देखो चार ऑप्शन कह रहा, सही कौन सा है, स्क्वायर ला करते हैं, अरे नहीं भैया, ये तो एक ग्रेविटेशनल हुआ, बायोसेवर्ट का लू हुआ, या फिर कूलम्स का लू हुआ लॉ। ठीक है, ये दूरी के व्युत्क्रम घन नियम का अनुसरण ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं ऐसे। ठीक है, नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं ये वैद्युत चुंबकीय बलों के बराबर पावर, ऐसा नहीं है। छोटी परास, जो परास है वो क्या होती है, छोटी। हम्म, ये पढ़ो आप क्वेश्चन। ठीक है, आपका मेडिकल में ये भी आया हुआ है, नीट यूजी 2022 में। ठीक, देखो एक चीज समझो कि ऐसा नहीं है कि पेपर सरल आ रहा तो अरे हल्ला कर दिया पेपर सरल हो गया। तो मेरिट भी तो देखो कितनी जा रही, 710, 705, 700, 695। तो भाई फिजिक्स अगर सरल आ रही तो जूलॉजी बॉटनी तो आपकी वैसे ही कर रही रहती है ना, और केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी रहती। तो कोशिश करो कि मॉक जब लगाओ उन मॉक में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हों। ठीक है, अब तो मिक्सिंग करो, मॉक लगाओगे तो चैप्टर्स रिकॉल होंगे आपके। जैसे अभी मैं यहीं थर्मोडायनेमिक्स पूछ लूँ, या ग्रेविटेशन पूछ लूँ, या वर्क एनर्जी पावर का कोई क्वेश्चन ले लूँ, या कह लो डायमेंशन का ले लूँ, कुछ भी ले लूँ तो आपको वो पन्ने अब रिकॉल होने चाहिए। हाँ ये था, हाँ वो था, ये पुली थी, हाँ वो स्प्रिंग थी, वो काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाँ हाँ। ठीक, चलो बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, दिखाई तो दे रहा ना, थोड़ा सा जूम कर दूं, चलो इतना पढ़ो, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, देखो कह रहा है जो रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम है ना, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जो है ना, वो ही कहता है, क्या कहता है कि पर यूनिट टाइम में जो डिके होता है, कौन, न्यूक्लियस, उसके जो संख्या है ना न्यूक्लियन की, न्यूक्लियॉन्स की, वो नमूने में कुल नाभिकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझो, देखो पर सेकंड मतलब ये समझो ये, और जो क्षय हो रहे हैं वो ऐसे है ना, ये तो ये तो सोडी ने बताया कुछ ये था ना, तो कहां इसमें बताओ नाभिक की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, ऐसा तो नहीं ही है ना, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एन। तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो गया, हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, सभी नाभिकों के कुल जीवन काल के योग को समय t बराबर 0 पर उपलब्ध नाभिकों की संख्या से भाग देने पर अर्धायु प्राप्त होती है। ऐसा भी तो नहीं है भाई, अर्धायु क्या होती है, आप कहोगे टी हाफ, या तो आप जो एक्टिव मटेरियल लो उसका आधा होने में जो समय लगे उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा सर, आपने ये फॉर्मूला भी तो बताया था,
बताया था। तो यहां पर भी क्या देखो, औसत औसत लिया है। चलो मान लो ये होता है लैम्डा, या जो टाउ लेते हैं वो होता है औसत। तो 1/टाउ वही तो लैम्डा होता है। लो, अब बात समझ में आ रही। तो देखो यहां कहां उन्होंने इनको जोड़ के भाग दिया। टोटल जीवन काल t = 0 भाग देने पर क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? नाभिकों की संख्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो जो हम लोगों का सही ऑप्शन है वो इसमें क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? चेक कर लो। सर दिया जा रहा है। हम्म, कौन सा ऑप्शन सही मिला? एक और दो दोनों सही है? कहाँ सही है? एक और दो दोनों गलत है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों गलत। एक सही है दो गलत, अरे पहला तो सही है ही नहीं। पहला गलत है दूसरा सही है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक। देखो ये रिपीट हुआ। बिल्कुल यही अभी हाल क्वेश्चन कराया था ना? कराया था ना? ठीक है। चलो थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस कर लो तो। हम्म। ठीक है। 30 सेकेंड लो और करो। 40 सेकेंड भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक। आंसर आना चाहिए। आंसर हम लिख दें। कौन सा है? 2018, 11वां।